1965 से 71 तक जो है यहाँ पर गृह मंत्रालय में उत्तरी पूर्वी छोर पर क्या है, चिरापुंजी है, जहाँ पर क्या है, हमेशा बारिश जो है बरसता ही रहता है। उसके लिए जरूरी कारण क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात है। रामधारी सिंह दिनकर जो हम कहते हैं, उनका पूरा नाम यहाँ पर क्या है, रामधारी प्रसाद सिंह था। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से यह देश एक है पाठ को देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम इसके जो लेखक है उनका परिचय करेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 जिला मुंगेर बिहार के अंतर्गत सिमरिया घाट नामक गांव में हुआ था। देखिए, यहाँ पर ये राष्ट्र कवि है। इनका जन्म जो है 1908 में मुंगेर, मतलब बिहार के मुंगेर में जो है यहाँ पर, उसमें भी सिमरिया घाट नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ। उनका पूरा नाम था रामधारी प्रसाद सिंह। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जो हम कहते हैं, उनका पूरा नाम यहाँ पर क्या है, रामधारी प्रसाद सिंह था। दिनकर उपनाम तो उन्होंने साहित्यिक जगत में पदार्पण के बाद धारण किया। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। देखिए, जो दिनकर नाम से ही वह एक्चुअली बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये तो साहित्यिक प्रपंच में आने के बाद जो है उन्होंने उस नाम को जो है, उस उपनाम को जो है रखा था। तो ऐसे में उनके पिता का नाम क्या है यहाँ पर, रवि सिंह था। बचपन में ही पिता रवि सिंह का देहांत हो जाने से बड़े भाई के देखरेख और संरक्षण में दिनकर की शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। 13 वर्ष की अल्पावयस्क अवस्था में ही उनका विवाह श्यामा देवी के साथ संपन्न हुआ। देखिए, अभी इनके पिताजी भी जो है रवि सिंह जो है वहाँ बहुत ही, मतलब इनके छोटी उम्र में ही जो है यहाँ पर वहाँ चले जाते हैं इन सबको छोड़कर। तो ऐसे में जो है यहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा सभी जो है उनके माँ और भाई के संरक्षण में ही हुआ। और 13 वर्ष की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में जो है यहाँ पर श्यामा देवी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। कालांतर में उनसे राम सेवक सिंह व केदारनाथ सिंह नामक 2 पुत्रों का जन्म भी हुआ। देखिए, राम सेवक सिंह और केदारनाथ सिंह इनके 2 पुत्र थे। दिनकर ने 1932 में पटना विश्वविद्यालय पटना से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए करने के बाद बरबीघा हाई स्कूल मुंगेर में वे 1 वर्ष तक प्रधानाध्यापक के पद कार्यरत रहे। देखिए, पर 1932 में ये पटना के विश्वविद्यालय में जो है बीए ऑनर्स करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एक प्रधान अध्यापक के एक पद पर जो है वहां कार्य भी करते हैं। उसके पश्चात बिहार सरकार के रजिस्ट्रेशन विभाग में सब रजिस्ट्रार के रूप में उन्होंने नौकरी शुरू की। इस पद पर वे 9 वर्षों तक कार्य करते रहे। देखिए, इसके बाद वहां सब रजिस्ट्रार का एक काम जो है करते, कितने सालों के लिए, 9 साल के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार का पद छोड़कर युद्ध प्रचार विभाग की नौकरी कर ली। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 1947 से 50 तक बिहार सरकार के जनसंपर्क विभाग उपनिर्देशक रहे। देखिए, इसमें क्या करते हैं, यहाँ 1947 से 1950 तक बिहार सरकार, मतलब जो प्रथम यहाँ पर प्रधानमंत्री है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके कहने पर जो है यहाँ क्या करते हैं कि उसके उपनिर्देशक के रूप में जो है काम वहां करते हैं। तदनंतर दिनकर 2 वर्षों तक लंगड़ सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद के दायित्व का निर्वाह किया। फिर क्या है, पर वह मुजफ्फरपुर में जो है पर हिंदी विभाग के अपर अध्यक्ष के पद में भी वहां कार्य करते हैं। फिर पंडित नेहरू की पहली पर सन 1952 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। सन 1964 से 65 तक रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। देखिए, यहाँ पर भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी सन 1964 से यहाँ पर 65 तक जो है काम जो है करते हैं। बाद में इसी विश्वविद्यालय ने उन्हें काव्य संग्रह उर्वशी के लिए डिलीट की मानद उपाधि से मनोनीत किया। फिर बाद में उसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय मतलब क्या है पर यूनिवर्सिटी, उसमें जो है यहाँ क्या करते हैं, डिलीट की मानद उपाधि भी जो है पर मिलता है। दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अपने अंतिम दिनों में 1965 से 71 तक दिनकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे। देखिए, इसके बाद इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। फिर उसके बाद 1965 से 71 तक जो है यहाँ पर गृह मंत्रालय में
मतलब वो होम मिनिस्ट्री में जो है हिंदी सलाहकार के रूप में काम भी यहाँ करता है। फिर 14 अप्रैल 1974 को चेन्नई मद्रास में उनका निधन हुआ। दिनकर की प्रकाशित प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, उर्वशी, नए सुभाषित, सूरज का व्याह, सांप और शंख, चक्रवता, सभी का काव्य संग्रह, काव्य की भूमिका, प्रसाद, पंथ और मैथिली शरण, मिट्टी के और, अर्धनारीश्वर, साहित्यमुखी, संस्कृति के चारों अध्याय और शुद्ध कविता की खोज, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए प्रस्तुत इनकी जो एक निबंध है यह देश एक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अगर इसके बारे में बताना है कि शीर्षक ही जैसे कहता है, क्या कह के, यह देश एक है करके, तो इसमें किस तरह भारत में जो है इतनी सारी वैविध्यता होने के बावजूद भी खान पान, रहन सहन, है ना, या फिर जगह के संदर्भ में भी, लोगों के जनजीवन के संदर्भ में भी इतनी सारी वैविध्यता है, तो उन सभी वैविध्यता में भी कैसे जो है इस देश में एकता है, या फिर कैसे उस एकता को जो है बरकरार रखना है, उसी का यहाँ पर वर्णन जो है वहाँ करते हैं। इसीलिए तो शीर्षक यह देश एक ही करके उन्होंने रखा है। रघुवीर सिंह दिनकर ने भारतीय संस्कृति की वैविध्यपूर्ण विशिष्टता को लेकर अत्यंत ही महत्वपूर्ण चिंतन किया। देखिए इसमें क्या किया है उन्होंने, भारतीय संस्कृति की वैविध्यपूर्ण विशिष्टता को जो है उसका चिंतन मनन जो है उन्होंने किया है। तो भारत के संबंध में कोई भी विद्वान इसकी बहुलतावादी संस्कृति को नजरअंदाज कर कोई स्थापना नहीं दे सकता। यह देश बहुभाषी सांस्कृतिक मान्यताओं के रीति रिवाजों वाला देश है। इसके स्पष्ट प्राकृतिक एवं सामाजिक कारण है। यह देश अपनी भौगोलिक प्राकृतिक संरचना में बहुत ही विशाल है। देखिए यहाँ पर कोई भी ये मना नहीं कर सकता कि भारत में जो है वैविध्यता में भी एकता है। क्यों? क्योंकि एक तो भौगोलिक रूप से और प्राकृतिक रूप से भी इसमें वैविध्यता है, और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत सारी वैविध्यता लोगों की जनजीवन में है। तो उसी के बारे में आगे वर्णन जो है यहाँ पर करते जाते हैं। इसके सदर उत्तरी छोर पर हिमालय में कश्मीरी घाट के लोग हैं, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया के जलवायु के समान है। भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरिप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका के लोगों जैसा रंग रूप और रीति रिवाज देखा जा सकता है। देखिए पर प्रारंभ से ही कहते जाते हैं कि पहले जो किस तरह भौगोलिक और सांस्कृतिक जो है वैविध्यता है, तो उस वैविध्यता के बारे में यहाँ पर लेखक इस निबंध में लिखते जाते हैं कि भारत में, इसके कारण क्या है, इस भारत में जो है यहाँ पर उत्तरी छोर पर हिमालय है। उत्तरी छोर पर क्या है यहाँ पर, हिमालय पर्वत है, तो घाटी है, मतलब वहाँ के लोग जो है उन घाटियों में जो है, हिमालय पर्वत की घाटियों में जो है यहाँ पर उनका जनजीवन जो है बसता है करके। तो ऐसे में जो है मतलब उनका जो जलवायु है वहां पर किस तरह है, मध्य एशिया की तरह। फिर वही अगर क्या है दक्षिण में आएंगे तो वहां जो है यहाँ पर क्या है, कुमारी अंतरिप है। फिर ऐसे में यहाँ घरों की रचना और सब कुछ जो है अलग है, जैसे मानो थोड़ा सा लोग भी जो है श्रीलंका के जैसे यहाँ पर उनके रूप रंगे फिर जनजीवन से जो है पर मिलता जुलता है। तो इसका वर्णन वहां करते हैं। इस देश के उत्तरी पूर्व छोर पर चेरापूंजी है, जहां 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। इससे विपरीत पश्चिम से तार की मरुभूमि है, जहां वर्षा होती ही नहीं या मानमात्र की है। ऐसे भिन्न प्राकृतिक संरचना वाले भारत देश में जलवायु प्रभावों के कारण कितनी विविधता हो सकती है, इसे हम सोच नहीं सकते। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि क्या है, इस देश के उत्तरी पूर्वी छोर पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी पूर्वी छोर पर क्या है, चिरापुंजी है, जहां पर क्या है हमेशा बारिश जो है बरसता ही रहता है। मतलब सबसे ज्यादा बारिश होने वाली जगह वही है। तो एक जगह चिरापुंजी है और एक जगह जो है पर थार मरुभूमि है। मतलब राजस्थान में जिस तरह यहाँ पर हम मरुभूमि जो है देख सकते हैं, तो इतनी वैविध्यता। एक जगह पर भारत के ही एक स्थल में चिरापुंजी में हमेशा बारिश यहाँ पर बरसता रहता है, और एक जगह राजस्थान अगर हम लेंगे तो वहां पर मरुभूमि है। तो मतलब पूर्ण रूप से नहीं, मगर उसकी जगह पर मरुभूमि रहते हैं, तो वहां पर बारिश होना ही मुश्किल है, या फिर होगा भी तो ना के बराबर। तो कितनी वैविध्यता है करके यहीं पर हम सोच सकते हैं करके लेखक लिखते हैं।
आश्चर्य की बात है कि प्रकृति ने भारत के ये जो 3 खंड किए हैं, वे ही खंड भारतवर्ष के इतिहास के भी क्रीड़ा स्थल रहे हैं। पुराने समय में उत्तर भारत में जो राज्य कायम किए गए, उनमें से अधिकांश विंध्य की उत्तरी सीमा तक ही फैलकर रह गए। विंध्य को लांघ कर उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाने की कोशिश हो तो बहुत की गई। इस काम में कामयाबी किसी किसी को ही मिली। कहते हैं पहले पहले अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को अपना संदेश सुनाया था। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि अचरज की बात, मतलब आश्चर्य की बात यह है कि प्रकृति ने भारत को मानो 3 खंडों में कैसे यहाँ पर विभाजित जो है कि कर दी है, मतलब उत्तरी और मध्य या फिर दक्षिणी करके कैसे यहाँ पर जो है 3 खंड जो है बना दिया। वैसे में क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग उत्तरी सीमा जो है और रहती है उसे लांघ कर दक्षिण की तरफ आने की जो प्रयास तो बहुत बार हुई है, बहुत प्राचीन काल से ही हुई है। तो ऐसे में उसमें कुछ ही लोग जो है सफल जो है हो पाए करके। उसमें पहली कामयाबी किसको मिली थी? ऋषि अगस्त्य को। देखिए बहुत ही प्राचीन काल की अगर उदाहरण हम लेंगे तो ऋषि अगस्त्य मुनि को जो है विंध्याचल को पार करके दक्षिण के लोगों को या पर अपना संदेश सुनाने का एक अवकाश जो है प्राप्त हुआ था। तो ऐसे में फिर भगवान श्री रामचंद्र ने लंका पार चढ़ाई करने के सिलसिले में विंध्याचल को पार किया। महाभारत के जमाने में उत्तरी और दक्षिणी भारत एक राज्य के अधीन थे या नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर तो एक तो ऋषि अगस्त्य ने जो है यहाँ पर विंध्याचल पार करके जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वहां आए थे। फिर उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का उदाहरण देते हैं कि क्या है यहाँ पर लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो वो जो है यहाँ पर दक्षिण की तरफ, भारत की जो दक्षिण की तरफ वो केरी जो है वहां सफर उन्होंने किया था। फिर उसके बाद कृष्ण के संदर्भ में जो है, मतलब महाभारत के समय में जो है यहाँ पर सभी एक ही राजा के अधीनस्थ थे या नहीं, मतलब उसमें एकता थी या नहीं हमें पता नहीं है, उसका तो कोई सबूत नहीं करके उसके बारे में वहां कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन रामचंद्र जी ने उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच जो एकता स्थापित की वह महाभारत काल में भी कायम थी और दोनों भागों के लोग आपस में मिलते जुलते रहते थे। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दक्षिण के राजे भी आए थे और कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महायुद्ध हुआ था उसमें भी दक्षिण के वीरों ने हिस्सा लिया था। इसका प्रमाण महाभारत में ही मौजूद है। इसी तरह चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मुगलों ने इस बात के लिए बड़ी कोशिश की किसी किसी तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके और उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। लेकिन भारत के इतिहास की एक शिक्षा यह भी है कि इस देश को एक रखने के काम में यहाँ के राजाओं को जो भी सफलता मिली वह ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी। देखिए अभी कहते हैं कि जो रामचंद्र है, मतलब प्रभु श्री राम के समय में, रामायण के समय में जो है पर उत्तर और दक्षिण भारत को एक करने का या फिर वहां से जो है दोनों की जो जनजीवन जो यहाँ पर मिली, तो वो शायद जो है महाभारत के समय में भी रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं महाभारत के समय में जो राजसूय यज्ञ जो है युधिष्ठिर ने किया था उसमें मतलब कहा जाता है कि क्या है, जो लोग है मतलब दक्षिण के जो लोग है वहां पर आए थे, दक्षिण की तरफ से जो राजा महाराजा थे वो भी उसमें शामिल हुए थे। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र युद्ध में, जो महाभारत का महायुद्ध जो चलता है ना, तो उस युद्ध में भी दक्षिण की तरफ से राजा जो है वहां पर भाग लेने के लिए गए थे, इसका भी वर्णन जो है हमें मिलता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी उदाहरण क्या है, यहाँ पर कहे जाते हैं कि उडुपी के जो राजा है, उडुपी के जो राजा है वह मतलब किसी की तरफ भी, मतलब कौरवों की तरफ भी ना ही पांडवों की तरफ लड़ना वहां पसंद करते थे, मतलब उनको अहिंसा पसंद थी, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। तो इसीलिए वो क्या करते हैं यहाँ पर, उसमें शामिल तो होना है ना, तो इसीलिए वहां खाना बनाना मतलब भोजन का प्रबंध करना, कौरवों के लिए भी और पांडवों के लिए भी जो है यहाँ पर भोजन का प्रबंध करने का दायित्व जो है वहां लेते हैं। तो इसीलिए उडुपी के राजा जो है यहाँ पर उस समय भोजन का यहाँ पर जो भी दायित्व जिम्मेदारी है वहां लेते हैं, खाना जो है वहां बनाते हैं करके। तो ये एक उदाहरण है, क्योंकि उडुपी क्या है यहाँ पर हमारे कर्नाटका का ही यहाँ पर एक राज्य है उडुपी। तो इसीलिए यही एक कथा जो है या फिर यही एक बात जो है इसका प्रमाण करता है कि यहाँ पर उस समय में भी, मतलब महाभारत के समय में भी उत्तर और दक्षिण के जो लोग हैं वहां मिले हुए थे करके। फिर और उसके बाद अभी क्या है, सतयुग हुआ और उसके बाद त्रेता युग हुआ, उसके बाद क्या है यहाँ पर द्वापर युग।
तो जो भी यहाँ पर हम देखेंगे तो सब में भी जो है पर उत्तर और दक्षिण भारत के लोगों के बीच में कहीं ना कहीं संपर्क तो रहा है। तो ऐसे ही उसी की यहाँ पर प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जो है चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उसके बाद मुगलों ने भी यही कोशिश जो है की है, मगर उसमें उन्होंने जीत भी हासिल की है, मगर ज्यादा दिनों तक वहां टिकाऊ नहीं रहा। मतलब कोई भी राजा संपूर्ण भारत देश पर क्या है वहां एक समान शासन जो है नहीं कर पाया, फिर कर भी पाया तो बहुत ही कम समय तक जो है वहां रहा करके, इसीलिए तो वहां ज्यादा टिकाऊ नहीं हो सकी करके कहा गया है। इस देश के प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात थी जो सारे देश को एक रहने देने के खिलाफ पड़ती थी। देखिए, तो उसका कारण क्या है? कोई भी एक राजा अगर मुश्किल से क्या है यहाँ पर उत्तर दक्षिण भारत को दोनों को यहाँ पर एक ही शासन के अंतर्गत अगर वहां ला पाता, फिर भी जो है वह बहुत दिनों तक नहीं चल पाता, क्योंकि उसके लिए जरूरी कारण क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक ढांचे में ही कोई ऐसी बात है, मतलब प्राकृतिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि क्या है यहाँ पर वह एक नहीं हो सकती करके। तो यही कारण था कि जब भी कोई बलवान और दूरदर्शी राजा इस काम में लगा, सफलता थोड़ी बहुत उसे जरूर मिली। देखिए, इसी कारण जो है थोड़ी बहुत तो सफलता मिली, मगर पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन स्वार्थी, अदूरदर्शी और कामचोर राजाओं के आते ही देश की एकता टूट गई, और जो कठिनाई विंध्य के दक्षिण से मिलने में हुई, वही कठिनाई कृष्णा नदी के उत्तर के भाग को उसके दक्षिण के भाग से मिलाकर एक रखने में होती रही है। देखिए, समस्या क्या है असल में? कोई बलवान और कोई दूरदर्शी, कोई अच्छा राजा यहाँ पर क्या करता कि एकता को यहाँ पर ये करने के लिए कि संपूर्ण भारत को, मतलब उत्तर और दक्षिण भारत को एक ही शासन के या फिर अपने ही शासन में वहां लेता, मगर वहां ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाता था, क्योंकि उस राजा के जाते ही क्या होता था, फिर से वहां टूट जाता था। किस लिए? क्योंकि कोई कामचोर और अय्याशी राजा आते तो ऐसा हो जाता था। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये तो क्या है, पुरानी समस्या ही है। ज्यादा दिनों तक यहाँ पर संपूर्ण भारत जो है ये यहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल रहा है। तो इस तरह यहाँ पर वहां कहते हैं। इस देश में वायर फूड का यह भाव इतना प्रबल क्यों रहा, इसके भी कारण है। बड़ी बड़ी नदियां और बड़े बड़े पहाड़ों के गुण अनेक है, लेकिन उनमें एक अवगुण भी होता है कि वे जहां रहते हैं वहां देश के भीतर अलग अलग क्षेत्र बना देते हैं। देखिए, असल में यहाँ पर समस्या क्या है? ऐसे आपस में वायर और फूड की यहाँ पर भाव पैदा होना है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमारे भारत देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं और बड़े बड़े पहाड़ है, बड़ी बड़ी नदियां और बड़े बड़े पहाड़ है, उसके गुण या फिर बहुत ही फायदा जो है उससे है, मगर एक जो है यहाँ पर अवगुण क्या है कि वहां पर डिवाइड हो जाता है ना। एक नदी के बहते ही वहां पर दो भाग, भौगोलिक क्षेत्र जो है दो अलग हो जाते हैं। तो देश को जो है विभाजित करने या फिर देश को एक बनाकर रखने की यहाँ पर बड़ी समस्या ही क्या है, ये बड़े बड़ी नदियां या फिर बड़े बड़े पहाड़ थे भौगोलिक रूप से। तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, भारत देश को जो है भीतर से ही, मतलब अंदर से ही अलग क्षेत्र जो है बना देते, और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भीतर एक तरह की प्रांतीयता थी, क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता था। देखिए, तो ऐसे में एग्जाम्पल मैंने बताया ना, एक पहाड़ या फिर क्या है एक नदी बहने पर वहां एक क्षेत्र अलग, इस तरफ एक क्षेत्र अलग, तो वहां के लोगों के जनजीवन भी जो है पर अलग बन जाते हैं, और उनमें एक प्रांतीयता या फिर क्षेत्रीयता का एक जोश जो है पैदा हो जाते हैं, जो उनको एक बनने के लिए नहीं छोड़ता है। तो पहाड़ों और नदियों ने भारत को भीतर से काटकर उसके अनेक क्षेत्र बना दिए, और संयोग की बात की कोई क्षेत्रों में ऐसी जनता का जमघट हो गया जो कई एक क्षेत्रीय भाषा बोलने वाली थी। तो इसके सिवा यह देश है भी बहुत विशाल। देखिए, हमारा भारत देश, महान भारत देश बहुत ही विशाल है। तो ऐसे में इन बड़े बड़े नदियों ने, बड़े बड़े पहाड़ों ने जो है यहाँ पर अलग से ही काट कर जो है यहाँ पर भारत देश को अलग क्षेत्र में जो है यहाँ पर विभाजित कर दिया, जिसकी वजह से अलग अलग संस्कृति बनी, अलग अलग लोगों की जनजीवन जो है यहाँ पर बनी। मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण यहाँ है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं फैली हुई है, और इनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। देखिए, एक तो भौगोलिक रूप से जो है क्षेत्रीयता यहाँ पर आ जाती है, और एक जो है यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं फैली हुई है।
जिसकी वजह से भी आपस में लोग जो है एक ही देश के होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर उनमें प्रांतीयता आ जाती है और उसके साथ साथ वह कभी एक जो है यहाँ पर नहीं हो सकते। तो उत्तर भारत में तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच संपर्क खूब हुआ, इसलिए वहां भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं अकरती। लेकिन अगर उत्तर भारतवासी दक्षिण चले जाए अथवा कोई दक्षिण भारतवासी उत्तर चला आए और अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानता हो तो सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता में पहले यह बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं था। देखिए अभी एक सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर, भाषा की है। भौगोलिक रूप से था तो वो तो अभी जैसे तैसे जो है, क्योंकि जो भी यहाँ पर अभी वैज्ञानिक रूप से जो भी सुविधाएं जो है उसकी वजह से क्या हो गया है, वो अभी उतनी जो कमी जो है उसकी नहीं होती है, मतलब उतनी समस्या जो है उससे नहीं होती है। मगर ये जो भाषा है तो उत्तर भारत की तरफ अगर हम देखेंगे तो भाषा का भेद उतना नहीं हमें खटकता है, मतलब उतनी समस्या भाषा के भेद की उत्तर भारत में नहीं होती है। मगर वही कहीं उत्तर भारतवासी अगर दक्षिण भारत में आ गया तो वहां पर उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना ना, तो वहां पर मुश्किल जो है होगा, क्योंकि संपूर्ण रूप से क्या है, उत्तर भारत की भाषा और दक्षिण भारत की भाषाओं में बहुत ही अंतर जो है यहाँ पर होता है संपूर्ण रूप से। तो इसीलिए जो है उन लोगों की यहाँ पर जनजीवन संस्कृति और उन लोगों की भी जनजीवन या फिर मुख्य रूप से भाषा जो है यहाँ पर वैविध्यता जो है रहती है, तभी यहाँ पर क्या है समस्या जो है आ जाएगी करके। तो इसीलिए हमारे राष्ट्रीय एकता में पहले यह बाधा नहीं थी, मगर अभी क्या है पहाड़ों और नदियों की लांघना आसान है। राष्ट्रीय एकता में पहले सिर्फ जो है नदी और पहाड़ों की जो है समस्या थी, भाषा की भी कम समस्या थी, लांघना क्या है यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था। मगर अभी क्या है राष्ट्रीय एकता जो है, तो ऐसे में भाषा भेद की यहाँ समस्या भी हमारे राष्ट्रीय एकता में जो है नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पर संपूर्ण रूप से जो है, सिर्फ अगर उत्तर भारत की तरफ देखेंगे तो वहां पर ज्यादातर लोग जो है हिंदी को जानते हैं, तो वहां पर इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाई गई है। तो ऐसे में वो क्या करता है यहाँ पर एक ही भाषा, मतलब क्या है वहां पर कोई कम्युनिकेशन के लिए कोई समस्या नहीं होती, मगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में यहाँ समस्या है करके। मगर अब विज्ञान के अनेक सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने से वह बाधा दूर हो गई है। आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ जाए तो दूसरे कोने से अनाज वह तुरंत पहुंचा दिया जाता है। तो इसी प्रकार पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था तब दूसरे कोने में पड़ा राजा जल्दी से फौज भेजकर उसे दबा नहीं सकता था और विद्रोह की सफलता से देश की एकता टूट जाती थी। लेकिन आज तो देश के चाहे जिस कोने में भी विद्रोह हो, हम दिल्ली से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं। प्राकृतिक बाधाएं अब खत्म हो गई, यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है। देखिए अभी भाषा की भी थोड़ी सी जो समस्या है फिलहाल आपके समय में थोड़ा सा कम हुआ है, मगर फिर भी दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा वहां पर भाषा की समस्या अभी है। और भौगोलिक समस्या जो है क्षेत्रीयता के, तो वो भी जो है पहाड़ों या फिर नदियों की, तो यहाँ पर पहाड़ या फिर नदियों को लांघ कर जाना अभी कोई बड़ी बात नहीं है। किसकी वजह से, जो भी यहाँ पर विज्ञान में अनेक सुगम साधनों को यहाँ पर जो उपलब्ध जो है हुआ है, तो इसीलिए तो यहाँ पर समस्या वो नहीं है। देखिए पहले से भी क्या होता था यहाँ पर, अगर कहीं पर एक राजा या फिर एक क्षेत्र में जो है पर विद्रोह होता था तो दूसरी भाग से, भारत की कोई और दूसरी भाग से जो है वह राजा अपनी सेना को नहीं भेज सकता था, तुरंत जो है नहीं भेज सकता था। मगर वही आज अगर देश के किसी जगह पर विद्रोह होगा तो दिल्ली से तुरंत फौज जो है भेजा जाता है, या फिर कहीं बाढ़ आया या फिर क्या है कुछ हुआ तो लोगों को, वहां के लोगों को बहुत ही जल्दी से सुरक्षित जो है पर वापस ला सकते हैं, या फिर उनको अनाज यहाँ पर दिलवाना जो भी है बहुत ही आसानी से, क्योंकि हेलीकॉप्टर में है ना या फिर विमान में बहुत ही जल्दी से बहुत ही कम समय में जो है पर वहां पर भेजा जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विज्ञान के कारण ये सभी जो है संभव हुआ है, विज्ञान के कारण ये सभी संभव हुआ है। तो इसीलिए तो क्या है, यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है। तो इसीलिए वैविध्यता में भी पूर्ण रूप से यहाँ पर एकता जो है हम देख पा रहे हैं।
आगे देखिए यहाँ पर लेखक और क्या लिखते जाते हैं, अनेक सदियों तक हिंदू मुसलमान साथ रहते आए हैं और इस लंबी संगति के फलस्वरूप अनेक बीच संस्कृति और तहजीब की बहुत सी समान बातें पैदा हो गई है, जो उन्हें दिनों दिनों आपस में नजदीक लाती जा रही है। देखिए कहते कि इससे पहले क्या है, हिंदू मुसलमान करके जो भेद था वहां भी अभी कम होते जा रहा है करके कह रहे, क्योंकि इतने सालों तक जो है, बहुत सालों तक एक साथ रहते हुए जो आए हैं उसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पर, दिनों दिनों आपस में नजदीकी जो है अभी यहाँ पर बढ़ती जा रही है करके। तो ऊपर एक जगह हमने भूगोल को दोष दिया है कि उसने पहाड़ों और नदियों के द्वारा इस देश को भीतर से बांट रखा है, जिससे इस देश में क्षेत्रीय जोश और प्रांतीय भावनाओं के विकास के लिए मौका निकल आया है। देखिए कहते हैं कि इससे पहले ऊपर कभी जो है उन्होंने प्रांतीयता के बारे में बताया था, तो उसमें प्रकृति मतलब भौगोलिक रूप को जो है पर उन्होंने दोष जो है दिया था भूगोल को, क्योंकि बहुत सारी नदी और बड़े बड़े यहाँ पर पहाड़ों ने जो है अंदर से ही भारत को काट कर रख दिया था करके। तो अभी उसके बारे में वो कहते हैं कि मगर हम भूगोल का उपकार भी नहीं भूल सकते। भारत के भीतर यद्यपि प्रांतीय भेदों को लिए हुए अनेक क्षेत्र मौजूद है, लेकिन इन तमाम भिन्नताओं को समेटकर भारत को एक पूर्ण देश बनाने का काम भी हमारे भूगोल ने ही किया है। पहाड़ों और समुद्रों से घिरे हुए इस विशाल देश में जो एक मौलिक भाव है वहां हमारे भूगोल की देन है। देखिए अंदर से तो काट कर रखा है कर जरूर है, मगर क्या है बाहर से भी भारत देश को एक बना कर रखा है, क्योंकि अगर एक छोर पर अगर हिमालय पर्वत है तो और तीन छोर पर यहाँ पर समुद्र है, तो ऐसे में भारत देश को एक बना कर रखा है। तो यहाँ पर उसे हम क्या है, ये उसी की देन है कि विविधता में भी एकता जो है बनी हुई है करके। तो पहले भूगोल को बात जो है पर जो उन्होंने कहा था कि काट कर रखा है करके, तो उसी ने एक भी करा कर यहाँ पर रखा है करके, मतलब उसी भूगोल ने जो है यहाँ पर क्या है भारत देश को एक बनाकर रखा है करके यहाँ पर कहते हैं। प्राचीन भारत में चक्रवर्ती सम्राट कहलाने के लिए यहाँ के राज्य अक्सर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे, मगर इन लड़ाइयों के भीतर सिर्फ यही नहीं था कि राज्य अपना प्रभुत्व फैलाना चाहते थे। कुछ यह बात भी थी कि इस देश को भौगोलिक परिस्थिति ही सारे देश को एक रखना देखना चाहती थी, और भौगोलिक परिस्थिति की इस प्रेरणा से देश के सभी बड़े राज्य इस बात के लिए उद्योग खड़ा कर देते थे कि सारा देश उसके अंदर एक हो जाए। देखिए अभी कहते हैं कि क्या है, प्राचीन भारत में जो भी चक्रवर्ती या फिर सम्राट कहलाने वाले बड़े बड़े राजे लोग थे, राजा लोग जो थे वो युद्ध करते थे ज्यादातर, सिर्फ क्या है उनकी बड़ाई या फिर क्या है उनका यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि एक दूरदर्शिता भी थी कि क्या है यहाँ पर संपूर्ण भारत देश जो है वहां एक ही शासन में चले, मतलब उसमें एकता जो है बनी रहे करके। तो इसीलिए तो क्या है यहाँ पर अभी बड़े राजा इस बात के लिए ही क्या है उद्योग खड़ा करा देते थे। कुछ उद्योग भी जो है कुछ लोग युद्ध लड़कर सभी यहाँ पर पूरे देश को मतलब संपूर्ण रूप में एक ही जो है प्रशासन के अंदर वहां लाना चाहते थे, एक जो है पर रखना चाहते थे, इसके लिए उद्योग भी बना देते थे करके वहां कहते हैं। पठान बादशाहों ने दिल्ली बैठकर पश्चिमोत्तर सीमा के पार की जमीन पर हुकूमत करनी चाहिए, मगर वे भी चाहते थे कि सिंध पर जब मुसलमानों ने पहल कब्जा किया तब वे भी चाहते थे कि सिंध ईरान का अंग रहे और वे ईरान से ही उस पर हुकूमत चलाए, लेकिन यह भारत के खिलाफ बात थी, इसलिए उसकी कोशिश भी बेकार हुई। असली बात पर यह है कि जैसे दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, वैसे ही प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में ही सिराजा है, जो दुनिया से अलग और अपने आप में पूर्ण है, जिसके भीतर बसने वाले सब के सब लोग भारतीय है। देखिए अभी कहते हैं कि क्या है पर पठान बादशाहों ने क्या चाहा पर दिल्ली में बैठकर पश्चिमोत्तर सीमाओं के पार भी जो है मतलब संपूर्ण भारत में भी जो है पर हुकूमत जो है करना चाहा, मगर वो संभव नहीं हो सका। तो जैसे पहले पहले कैसे यहाँ पर मुगल लोग आए थे या फिर क्या है मुसलमान लोग कैसे आए थे, तो उस समय उन लोगों ने भी चाहा था कि क्या है वो ईरान में ही बैठकर जो है भारत का यहाँ पर शासन चलाए, मतलब उसको ईरान में ही यहाँ पर मिला ले भारत देश को, मगर ये कोशिश जो है बेकार रहा, ऐसा नहीं हुआ। यही बात जो है यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर भूगोल ने, इसीलिए तो भूगोल को जो है भारतीय भौगोलिक जो भी यहाँ पर लक्षण है उसको सच में जो है यहाँ पर क्यों धन्यवाद लेखक यहाँ पर कहते हैं,
क्योंकि यहाँ कभी जो है दूसरे देशों में जो है यहाँ पर एक नहीं हो सका। हाँ, में यहाँ पर विविधता जरूर है, प्रांतीयता है, क्षेत्रीयता है, मगर वह भारत देश जो है कभी दूसरे देश में नहीं मिल सका। तो ऐसे में अभी पूर्ण रूप से अपने आप में देखिए प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक स्वतंत्र देश के रूप में सिराजा है। प्रकृति ने क्या किया है, भारत देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में ही प्राचीन काल से ही वहां क्या है उसे देखते आ रही है। तो ऐसे में जो दुनिया से अलग है, भारत देश हमारा कैसा है, यहाँ पर दुनिया से अलग है और अपने आप में पूर्ण है, जिसके भीतर बसने वाले सब के सब लोग भारतीय है। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं लेखक जो है भाषा और भूगोलिक मतलब भौगोलिक जो भी लक्षण है जिसकी वजह से पहले तो वो कहते हैं कि अंदर से भारत को काट कर रख दिया, बड़े बड़े नदियां फिर बड़े बड़े पहाड़ों ने करके कहा, फिर बाद में उसी की वजह से मतलब और एक भूगोलिक लक्षण है कि उसी की वजह से जो है भारत को मतलब प्रकृति ने ही मानो भारत को जो है यहाँ पर सबसे बचा कर रखा है और स्वतंत्र देश के रूप में ही हमेशा जो है यहाँ पर रखा है। तो फिर उसके बाद यहाँ भारत देश कैसा है, दुनिया से अलग है और अपने आप में पूर्ण है और इसमें बसने वाले सभी लोग भारतीय है करके यहाँ पर कहते हैं। मतलब सभी तरीके की विविधता को बारे में बताते हुए खान पान, रहन सहन, भौगोलिक और उसके साथ साथ राजनैतिक जो भी यहाँ पर विविधता है उस सबके बारे में बताते हुए क्या है, मगर इस सबके बीच में भी एकता है करके यहाँ पर बता रहे हैं। धन्यवाद।